नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी हित सर्वोपरि के थीम पर काम करने वाली एकमात्र संस्थान द हिकेटियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र चौधरी आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुख्यतः आज के विषय में बीएसटीसी के अंतर्गत आने वाली एक भाषा हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। अब हिंदी के पाठ्यक्रम में मुख्यतः 10 टॉपिक दिए गए हैं और 10 टॉपिकों में से पहला जो टॉपिक है वो है शब्द ज्ञान। अब शब्द ज्ञान क्या होता है? सबसे पहले शब्द ज्ञान शब्दवान में मुख्य रूप से 2 दिए गए हैं टॉपिक, पर्यायवाची और विलोम शब्द। अब पर्यायवाची क्या होते हैं और विलोम शब्द क्या होते हैं, यहाँ हम इनका थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण करेंगे और अंत में जाकर फिर इनका एक एक टॉपिक से क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। पर्यायवाची किसे कहते हैं? जैसे देखो, हम एक शब्द लेते हैं पृथ्वी। अब पृथ्वी के जैसे शब्द या पृथ्वी के जैसे अर्थ और कौन कौन से शब्द देते हैं वही इनके पर्यायवाची होते हैं। जैसे देखो, भू को भी पृथ्वी कहा जाता है। जैसे मही को भी पृथ्वी कहा जाता है। जैसे धरा को भी पृथ्वी कहा जाता है। तो ये तो होते हैं मुख्यतः पर्यायवाची, ठीक है। जैसे अब सेकंड नंबर पे विलोम शब्द। अब विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं अपोजिट, जिनका विपरीत अर्थ होता है अलग से। जैसे मैं एक शब्द लिखूं उचित, तो उचित का अपोजिट क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? देखो, उचित का अपोजिट होगा अनुचित। क्या होगा? अनुचित। ऐसे ही देखो, जैसे एक शब्द हो प्राकृतिक। कौन सा शब्द? प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है। इसका अपोजिट क्या होगा? नैसर्गिक। नैसर्गिक क्यों हुआ? देखो, नैसर्गिक जो मानव के द्वारा निर्मित होती है नैसर्गिक, जो पृथ्वी के द्वारा निर्मित होती है वो प्राकृतिक। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे अपना टॉपिक है नंबर 2, युग्म शब्द। युग्म शब्द को मुख्य रूप से समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। अब समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? सम का अर्थ होता है समान रूप से, श्रुति का अर्थ होता है सुने हुए और भिन्नार्थक का अर्थ होता है अलग अलग अर्थ, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे मैं आपके सामने 2 शब्द लिखूं, जगत और जगत, इन 2 के अर्थ क्या होते हैं ऐसे पूछे जाते हैं। अब देखो, जैसे जगत, एक के नीचे हलंत है, एक के नीचे हलंत नहीं है, तो इस जगत का अर्थ क्या होता है और इस जगत का अर्थ क्या होता है, ऐसे पूछे जाते हैं युग्म शब्दों में जोड़े के साथ। तो इस जगत का अर्थ होता है दोस्तों संसार। क्या होता है? संसार। और इस जगत का अर्थ होता है जो कुएं की मुंडेर होती है, जो कुएं के ऊपर जो गोल सर्किल होता है उसे कहा जाता है मुंडेर। तो कुएं की मुंडेर को कहा जाता है जगत और इस जगत को कहा जाता है संसार। तो ये ऐसे सवाल आएंगे, ये होते हैं युग्म शब्द। नंबर थर्ड पे चलेंगे। नंबर 3 है वाक्य विचार। जैसा कि अध्ययन किया गया वाक्य विचार। अब वाक्य विचार क्या होता है? देखो, वाक्य विचार पूर्णतः एक वाक्य लिखा जाता है और उसके बारे में अध्ययन करवाया जाता है। पिछले एग्जाम को देखा जाए तो इस वाक्य विचार के टॉपिक से 5 सवाल पूछे गए और लगभग 3 सवाल तो डेफिनेशन से ही पूछे गए, इनकी परिभाषा से पूछे गए। तो जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं कि राम स्कूल जाता है, तो ये क्या है? ये एक क्या है? वाक्य है, एक साधारण सा वाक्य है और इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम करेंगे थोड़ी देर बाद में कि एक वाक्य विचार टॉपिक क्या होता है। इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे तो उसमें इसको सही तरीके से समझा जाएगा। नंबर 4 कौन सा टॉपिक है? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण में मुख्य रूप से 2 पार्ट्स हो गए, एक तो शब्द शुद्धि, एक वाक्य शुद्धि। एक तो शब्द को शुद्ध लिखवाया जाता है, वहां आपको अशुद्ध शब्द लिखा पाएगा, उसको आपको शुद्ध करना होगा। एक वाक्य शुद्धि, वाक्य दिया होगा उसमें से किसी ना किसी का लोप होगा, वो आपसे शुद्ध करवाने की कोशिश करेगा। तो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि क्या होते हैं? जैसे शब्द शुद्धि की मैं बात करूं आपके सामने कि शब्द शुद्धि होते क्या हैं। देखो, सुनने में एक जैसे लगते हैं, पता नहीं चलता कौन सा शब्द कैसे लिखा जाएगा। जैसे देखो, मैं लिखूं शारीरिक,
अब ये शारीरिक जो शब्द है वो मुख्य रूप से शुद्ध है। कई इसको शारीरिक भी कर देते हैं, छोटी बड़ी मात्रा का प्रयोग भी कर लेते हैं, वो थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं। इस चीज को अपन ध्यान देंगे शुद्ध शब्द शुद्धि के टॉपिक में। ऐसे ही होता है वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि में भी मुख्य रूप से बातें की जाएंगी। ऐसे ही मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां नंबर 5। मुहावरे क्या होते हैं, कहावतें और लोकोक्तियां क्या होती हैं? मुहावरे किसी ना किसी एक पूरे वाक्य का अंश होते हैं, भाग होते हैं, भाग या अंश होते हैं। पूरा एक वाक्य कभी भी मुहावरा नहीं होता। लेकिन इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, पढ़ाते समय इसकी PDF में वो सब बातें उपलब्ध रहेंगी आपके सामने। लेकिन कोई भी एक शब्द वाक्यांश हो, अगर उसके अंत में आपको ना दिखाई दे जाए, वो होते हैं मुहावरे। जैसे मैं आपके सामने एक मुहावरा बताऊं, जैसे मैं कहूं कि आंखों का प्रिय होना, तो जो आंखों का प्रिय है वो क्या है? आंखों का प्रिय होना क्या है? ये क्या है? ये आंखों का प्रिय होना एक मुहावरा। अब मुहावरे के एक से ज्यादा लक्षार्थ निकाले जाते हैं, अर्थ निकाले जाते हैं। जो सबसे प्रिय हो, या इसको मुख्य रूप से अभिष्ट भी कहा जा सकता है, जो सबसे अभिष्ट हो, सबसे ज्यादा प्रिय हो, वो मुहावरा कहलाता है। फिर देखो नंबर 2, कहावतें और लोकोक्तियां। ये क्या होती हैं? अपने लोक की भाषा में, अपने समाज की भाषा में जो पूरा एक कथन कहा जाता है, जो पूरा एक कथन कहा जाता है, पूरा एक वाक्य होता है कहावतें या लोकोक्तियां। जैसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने दूं कि अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, ये एक पूरा वाक्य है। अब इसका लक्षार्थ क्या निकलेगा, इसका भावार्थ क्या निकलेगा कि अधूरा ज्ञान बेकार होता है, अधूरा ज्ञान बेकार होता है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो ऐसे होते हैं क्या? मुहावरे। इनके पीछे कभी भी आपको ना का प्रयोग नहीं मिलेगा। साधारण सा फॉर्मूला है दोनों को समझने का। अब देखो नंबर 6 टॉपिक, नंबर 6 है संधि। संधि बहुत मोस्ट टॉपिक है, और संधि के साथ साथ 3-4 टॉपिक पीछे के भी क्लियर होते हैं, आगे के भी क्लियर होते हैं। मुख्यतः संधि में होता क्या है? संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। 2 वर्णों के मेल होने के बाद दोनों वर्णों में से किसी एक वर्ण में विकार उत्पन्न होता है, और वो क्या हो जाती है? संधि। जैसे मैं एक शब्द लिखूं आपके सामने, रचनावली। अब रचनावली मैंने एक शब्द लिखा, क्या रचनावली में कोई संधि है? हाँ है। संधि विच्छेद क्या होगा? रचना प्लस अवली। क्या होगा? रचना प्लस अवली। इसमें आ है, आगे ए है, दोनों मिलने के बाद क्या बना? आ, और मिलने के बाद यहां परिवर्तन हुआ और क्या बन गया? ना। ऐसे ही क्या होती है? संधि। तो उसके बाद नंबर अपना 7वां टॉपिक है कौन सा? समास। समास भी संधि से थोड़ा सा अलग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है समास। अब समास में क्या होता है? 2 शब्द आपस में आकर मिलते हैं, 2 शब्द आपस में आकर मिलेंगे, वो क्या कहलाएंगे? समास कहलाएंगे। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द देता हूं, राजमाता। अब राजमाता का पूछेगा आपसे कि राजमाता शब्द में पहले तो कौन सा समास है, उसके बाद सेकंड नंबर पे पूछेगा कि राजभाषा शब्द का सामासिक विग्रह क्या होगा या कौन सा समास होगा। बस ये बातें पूछी जाएंगी आपसे। तो राजमाता शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। वो चीजें हम समास के टॉपिक में करेंगे। इसका सामासिक विग्रह होगा राजा की माता। तो ऐसे होते हैं समास। ऐसे ही नंबर 8वां जो टॉपिक है अपना, वो है उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग देखो, उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पहले लगकर, कोई भी एक मूल शब्द होगा। जैसे मैंने कहा मानव, मानव क्या है? एक मूल शब्द। इन शब्दों के प्रारंभ में या पहले जुड़कर उस शब्द में विशेषता प्रकट कर देते हैं, उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे मैं इसके पहले एक उपसर्ग जोड़ता हूं, अति। अब क्या हो गया? ये अति मानव। ठीक है, जो मानव प्राचीन हो उसे क्या कहा जा सकता है? अति मानव। जो पहले मानव थे उनको अति मानव कहा गया। ऐसे होते हैं ये उपसर्ग। ऐसे ही देखो क्या होता है? प्रत्यय। प्रत्यय कब जुड़ते हैं? प्रत्यय भी मुख्य रूप से एक शब्द में ही जुड़ते हैं, और शब्द के पीछे जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद उसमें परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं,
समाज, समाज शब्द के पीछे मैंने इक प्रत्यय जोड़ा। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय। तो अब समाज शब्द के पीछे इक प्रत्यय जोड़ा तो कौन सा एक शब्द बना? पूर्णतः सार्थक, सामाजिक। अब ये सामाजिक क्यों बना, यहां जुड़ना चाहिए था, ये चीजें हम प्रत्यय के टॉपिक में विस्तृत रूप से इसका अध्ययन कर पाएंगे। तो उसके बाद अगला नंबर लास्ट 10वां टॉपिक है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। वाक्यांश एक पूरा वाक्य रहेगा, वाक्य का अंश रहेगा, पूर्णतः एक वाक्य नहीं होता, वो वाक्यांश होता है के लिए एक सार्थक शब्द। उसमें एक शब्द आपको बताना होगा कि निम्न में से कौन सा इसके लिए एक सार्थक शब्द होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे जिसके आने की तिथि, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो, निश्चित नहीं हो, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? अतिथि। क्या कहेंगे? अतिथि। ए का अर्थ होता है नहीं, तिथि का अर्थ होता है तिथि, तारीख। तो बिना कोई तारीख के, बिना बताए जो आ जाए वो क्या कहलाता है? अतिथि। तो ये अपना BSTC के अंतर्गत आने वाले 10 बिंदु का एक छोटा सा विवरण था। अब मुख्यतः अब शुरुआत करते हैं अपन एक वाक्य टॉपिक से। तो मुख्यतः आज हम BSTC के पाठ्यक्रम में वाक्य टॉपिक से शुरुआत करते हैं, पिछले एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए। अब देखो वाक्य टॉपिक से शुरुआत करते हैं। ये चीजें आपने समझी। अब सबसे पहले वाक्य के बारे में चर्चा करते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं टॉपिक वाक्य विचार पर। तो देखो वाक्य विचार पढ़ने से पहले हमको मुख्यतः 2-3 चीजें पहले पढ़नी होंगी, उसके बाद हम वाक्य पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले वर्ण। देखो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण के बाद शब्द और शब्द के बाद वाक्य। मुख्य रूप से हम क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण, और व्याकरण के एक पार्ट्स वाक्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले व्याकरण। हिंदी की जो व्याकरण है इसके मुख्यतः कितने अंग बताए गए हैं? 3। कितने अंग बताए गए हैं? 3। वर्ण, शब्द और वाक्य। अब वर्ण क्या होते हैं? शब्द क्या होते हैं? वाक्य क्या होते हैं? वर्ण मुख्यतः भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। अब देखो ये तो हो गया वर्ण। अब जब 2 वर्ण आपस में आकर मिल जाएं, जब 2 वर्ण, जैसे एक 2 वर्ण है, एक का और एक मैं, ये 2 क्या है? वर्ण है। जब ये 2 वर्ण आपस में आकर मिल जाएंगे, जब ये 2 वर्ण आपस में आकर मिल जाएंगे तो मुख्यतः एक प्रकृति का निर्माण करेंगे और उस प्रकृति का नाम होगा शब्द। तो मुख्यतः एक शब्द बना काम। तो शब्द किसे कहेंगे? 2 सार्थक वर्णों के मेल को। वर्णों का मेल कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। सार्थक होना चाहिए, ऐसा नहीं है निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर लिया जाएगा। तो 2 सार्थक वर्णों का जहां मेल होगा वो क्या होंगे? शब्द होंगे। अच्छा जी, उसके बाद में वाक्य क्या होंगे? इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब वाक्य की परिभाषा को जान लेते हैं हम। तो देखो वाक्य क्या होता है? वाक्य में मुख्य रूप से 2 सार्थक, देखो सार्थक, मुख्यतः सार्थक शब्दों का योग रहेगा। सार्थक शब्दों का योग रहेगा। क्या सर 1, 2, 3 कितने शब्द हो सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कितने भी शब्द हो सकते हैं। जहां 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का जहां मेल हो, मेल भी कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। तो उसे ही क्या कहेंगे हम? वाक्य कहेंगे। तो वाक्य किसे कहेंगे? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहेंगे?
वाक्य। क्या कहेंगे? वाक्य। इसी टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वाक्य। अब देखो वाक्य, वाक्य क्या होता है मुख्यतः? वाक्य में व्यक्ति अपने विचारों और भावों का, किसका? व्यक्ति अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? आदान प्रदान करता है, और वो ही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अच्छा जी, अब देखो जैसे वाक्य किसे कह सकते हैं? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। अब इधर समझो, ये क्या है? एक वाक्य। अब देखो वाक्य को पूर्ण करने के लिए किन का योग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है? इसको भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वाक्य में किस किस का योग होना बहुत जरूरी है। क्या हम 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के सेंटेंस को वाक्य बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जैसे मैं कहूँ राम, राम भी एक सार्थक शब्द है। उसके बाद मैं कहूँ गीता, गीता भी एक सार्थक शब्द है। फिर मैं कहूँ स्कूल, स्कूल भी एक सार्थक शब्द है। फिर उसके बाद मैं कहूँ है भी क्या? एक सार्थक शब्द है। राम, गीता, स्कूल है। क्या ये एक सेंटेंस बन गया? क्या ये एक वाक्य बन गया? नहीं। लेकिन उनका क्या होना चाहिए? वाक्य में व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। अब देखो वाक्य का व्यवस्थित क्रम क्या होता है, इन चीज को बारे में आपको पढ़ना है कि सबसे पहले तो वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई। सेकंड नंबर शब्द, 2 सार्थक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द। वाक्य किसे कहेंगे? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के योग को या उनसे मिलने वाली एक विचार को क्या कहेंगे? वाक्य। अच्छा जी, अब देखो वाक्य मुख्य रूप से व्यवस्थित क्रम कौन सा होता है? अब देखो वाक्य का एक व्यवस्थित क्रम, वाक्य में मुख्यतः कर्ता के बाद कर्म और कर्म के बाद क्रिया। वाक्य में मुख्य रूप से व्याकरण की इन कोटियों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब देखो कर्ता के बाद क्या है? कर्म के बाद क्या है? क्रिया। वाक्य में मुख्य रूप से कर्ता होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए। लेकिन क्या किसी सेंटेंस में अगर कर्म नहीं हो तो क्या वो वाक्य नहीं होगा? होगा। वाक्य के इसी तरीके से हम इसके अगले बिंदु पर चलकर इस प्रक्रिया को समझेंगे। समझो जैसे नंबर 2 चीज आती है कि वाक्य के कुल अंग कितने होते हैं? वाक्य के कुल अंग कितने होते हैं? समझो, देखो वाक्य के कुल अंग कितने होते हैं? इधर ध्यान देना। वाक्य के मुख्यतः अंग कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं। फर्स्ट नंबर उद्देश्य और सेकंड नंबर विधेय। फर्स्ट नंबर उद्देश्य और सेकंड नंबर विधेय। देखो उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के अंतर्गत मुख्यतः कर्ता आता है और विधेय के अंतर्गत मुख्यतः क्रिया आता है। यहाँ तो कर्म का बोध ही नहीं हुआ, तो क्या कर्म का वाक्य में होना जरूरी है? हो सकता है कर्म वाक्य में हो या ना हो, तो भी वाक्य कैसा होगा? पूर्ण होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, उदाहरण, और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। जैसे समझना, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखो इधर, और फिर एक एग्जाम्पल और नीचे कि राम सोता है। 2 एग्जाम्पल, 2 उदाहरण है, दोनों के दोनों वाक्य हैं। अब समझना इधर, राम क्या है? कर्ता। राम क्या है? कर्ता। पुस्तक क्या है? कर्म। पुस्तक क्या है? कर्म। पढ़ना क्या है? क्रिया। ये 3 चीजें आ गई, व्यवस्थित क्रम इनका सही हो गया, कर्ता, कर्म और क्रिया। क्या ये वाक्य है? हाँ, ये वाक्य सही है। तो क्या किसी सेंटेंस में अगर कर्म नहीं आए तो भी क्या वो वाक्य होता है? हाँ, होता है। जैसे देखो आगे, राम क्या है? कर्ता, और यहाँ सोना क्या है? क्रिया। यहाँ कर्म नहीं आया
तो मुख्यतः याद रखना इसी वजह से वाक्य के दो ही अंग माने गए हैं। एक तो होता है कौन सा, कर्ता, और एक होता है कौन सा, क्रिया। मुख्यतः उद्देश्य को ही क्या कहा जाता है, कर्ता, और मुख्यतः विधेय को ही क्या कहा जाता है, क्रिया। क्या कहा जाता है, क्रिया। इन चीजों पे भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उद्देश्य कर्ता और विधेय क्रिया। अब हम वाक्य के दोनों टॉपिकों से शुरुआत करते हैं कि वाक्य के अंग उद्देश्य कौन से होते हैं और विधेय कौन से होते हैं। अब इसके बारे में समझना देखो, उद्देश्य वाक्य के अंग, उद्देश्य फर्स्ट तो क्या है, उद्देश्य, और सेकंड क्या है, विधेय। अब इनको समझना। देखो, वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसको कहा जाता है, कर्ता को, और विधेय किसको कहा जाता है, क्रिया को। अच्छा जी, अब इनकी डेफिनेशन क्या होगी? क्या प्रत्येक सेंटेंस में समस्त कर्ता उद्देश्य होंगे? क्या प्रत्येक सेंटेंस में एक से ज़्यादा अनेक क्रियाएं आए तो क्या सभी विधेय होंगी? इनके बारे में चर्चा करते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में, वाक्य में जिसके बारे में, वाक्य में जिसके बारे में बातें की जाएं, बातें की जाएं, वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। वो क्या होता है, उद्देश्य। अच्छा, विधेय क्या होता है? विधेय है क्रिया। वाक्य में जो कुछ किया जाता है, वाक्य में जो कुछ किया जाता है, वाक्य में जो कुछ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विधेय। तो उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में बातें की जाएं, उद्देश्य। शेष जो कुछ बच गया, विधेय। मतलब वाक्य में जो कुछ किया जाता है किसके द्वारा, उद्देश्य कर्ता के द्वारा, वो सब क्या होता है, विधेय। ये चीजें आप ऐड कर लो, उद्देश्य, कर्ता, विधेय, क्रिया, वाक्य के मुख्यतः अंग, या फिर स्क्रीनशॉट लो इसका। उद्देश्य और विधेय वाक्य के मुख्यतः अंग। यहाँ से टॉपिक की शुरुआत भी होती है, सवाल भी यहीं से पूछे जाते हैं कि वाक्य के मुख्यतः अंग कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। आइए अब हम उद्देश्य और विधेय से संबंधित प्रमुख उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, जैसे सीता खेल रही है, सीता खेल रही है। जैसे नेता भ्रष्टाचारी हो गए। जैसे इन दो एग्जाम्पलों से समझते हैं। अब देखो, सीता क्या है यहाँ, कर्ता। कर्ता क्यों है? देखो, पहले बताया गया है, पहले कर्ता और उद्देश्य को ही कर्ता कहा जाता है। इस चीज को याद रखना। देखो, जिसके बारे में बातें की जाएं उसे उद्देश्य या कर्ता कहते हैं। देखो, सीता किसके बारे में बातें की गई है यहाँ, सीता के बारे में। देखो तो सीता क्या है, कर्ता। उसके बाद सेंटेंस में, वाक्य में जो भी कुछ हो वो क्या होता है, विधेय होता है। क्या होता है, विधेय। तो सीता क्या है, उद्देश्य। सीता क्या है, उद्देश्य। और खेल रही, लास्ट का जो पीछे का सेंटेंस शेष है वो क्या है, विधेय। जैसे सेकंड एग्जांपल में समझते हैं। देखो, नेता भ्रष्टाचारी हो गए। वाक्य में
ये वाक्य है नेता भ्रष्टाचारी हो गए, तो नेता और भ्रष्टाचारी हो गए, इसमें कहां तक उद्देश्य है और कहां तक विधेय है। अब इसको समझना है, जिसके बारे में वाक्य में बातें की जाएं, पहले बता दिया गया है किसके बारे में बातें की गई है, नेता के बारे में बातें की गई। तो नेता तो क्या है, उद्देश्य। नेता क्या है, उद्देश्य। भ्रष्टाचारी हो गए, ये सब क्या है, विधेय। अच्छा, अब एक चीज और, विधेय को मुख्यतः क्रिया ही कहा जाता है। क्या सेंटेंस में क्रिया के अलावा और कुछ नहीं होता? होता है। क्या होता है, कर्म भी होते हैं, पूरक शब्द भी होते हैं। क्या उनको विधेय नहीं कहेंगे? मैंने बताया कि कर्ता के बाद, जैसे नेता और सीता के बाद जो भी कुछ सेंटेंस में बच जाता है वो सब क्या होता है, विधेय। जैसे सीता खेल रही है, अब खेल रही है, ये क्या है, विधेय। भ्रष्टाचारी हो गए, ये क्या है, विधेय। तो आप इन दोनों एग्जाम्पलों को नोट डाउन करो और उसके बाद और थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करते हैं इसका उद्देश्य और विधेय के बारे में। देखो अब आगे, मेरा भाई कपिल खेल रहा है। मेरा भाई कपिल खेल रहा है। अब देखो बातें किसके लिए हो रही है, कपिल के लिए। किसके लिए बातें हो रही हैं, कपिल के लिए। अच्छा, कर्ता से पहले जो कुछ भी आए, कर्ता से पहले जो कुछ भी आए वो सब क्या होता है, उसका विस्तार करता है, वो उसका विस्तारक होता है। तो ये तो क्या है, कर्ता। ये क्या है, कर्ता। और ये क्या है, कर्ता का विस्तारक। क्या है ये, कर्ता का विस्तारक। अच्छा, अब आगे ध्यान दो, क्या इन दोनों को मैं उद्देश्य कह सकता हूं? क्या यहां तक मैं सेंटेंस को उद्देश्य के अंतर्गत रख सकता हूं कि मेरा भाई कपिल, ये यहां तक क्या है, उद्देश्य। किसके लिए बातें हो रही है, कपिल के लिए। खेल रहा है, ये क्या है, विधेय। ये क्या है, विधेय। अच्छा, तो मेरा भाई कपिल खेल रहा है। कपिल क्या है, कर्ता। उससे पहले आया है मेरा भाई। कपिल की विशेषता बताई गई है यहां। तो मेरा भाई कपिल खेल रहा है। तो मेरा भाई तो क्या है, कर्ता का विस्तारक। कपिल क्या है, कर्ता। खेल रहा है, ये सब क्या है, क्रियाएं। तो विधेय। तो मुख्यतः कर्ता कौन सा है, कपिल। कर्ता का विस्तारक मेरा भाई। क्या इन दोनों के अंतर्गत में उद्देश्य हो सकता है? बिल्कुल। देखो, कर्ता का विस्तारक या कर्ता, कर्ता से पहले जो भी कुछ आए सब क्या होता है, उद्देश्य होता है। क्या मैं इस पूरे को उद्देश्य कर्ता मान सकता हूं, मेरा भाई कपिल? नहीं। कर्ता ओनली जिसके बारे में बातें की जाएं वही होता है। तो यहां किसके बारे में बातें की गई हैं, कपिल के बारे में बातें की गई है। तो कपिल तो क्या है यहाँ, कर्ता। मेरा भाई क्या है, कर्ता का विस्तारक। तो अब एक चीज ध्यान रखना, उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता के अलावा मैं किसी और को भी रख सकता हूं। हाँ, रखा जा सकता है। किसको, कर्ता हो या कर्ता का विस्तारक हो। छोटा सा एक फॉर्मूला है, इस चीज को याद रखना। कर्ता से पहले जो कुछ भी हो सेंटेंस में वो सब क्या होता है, वो सब उद्देश्य के अंतर्गत ही माने जाते हैं। कर्ता से पहले जो कुछ हो वो कर्ता का विस्तारक होता है। जैसे एक अगले एग्जांपल से समझते हैं। देखो हर्ष और उल्लास, हर्ष और उल्लास के सामने, हर्ष और उल्लास के सामने रोग भाग जाते हैं। समझना, रोग भाग जाते हैं। हर्ष और उल्लास के सामने रोग भाग जाते हैं। एक ये एग्जाम्पल है। अब कहां तक उद्देश्य है और कहां तक विधेय है। अब देखो किसके बारे में बातें की जा रही हैं, रोग के बारे में। किसके बारे में, रोग के बारे में। कर्ता कौन है यहाँ, रोग। क्यों, मैंने पहले ही बता दिया कि वाक्य में जिसके बारे में बातें की जाएं, बातें किसके बारे में की जा रही है, रोग के बारे में। रोग से पहले जो कुछ भी हो, रोग तो हो गया कर्ता, और रोग से पहले जो कुछ भी हो वो क्या होता है, कर्ता का विस्तारक होता है। कर्ता का विस्तारक, ये दोनों सम्मिलित किए जाते हैं उद्देश्य में। तो पूछे आपसे ये सेंटेंस देके कि बताओ कि हर्ष और उल्लास के सामने रोग भाग जाते हैं, निम्नलिखित वाक्य में से कर्ता का विस्तारक है या कर्ता है या उद्देश्य है
या विधेय है, ऐसे पूछे तो कौन सा उत्तर देना है। देखो इधर समझो, देखो हर्ष और उल्लास के सामने रोग, यहां तक तो क्या है उद्देश्य, यहां तक क्या है उद्देश्य। भाग जाते हैं, यहां तक क्या है विधेय, ये क्या बच गया विधेय। सेंटेंस में कर्ता के बाद जो कुछ भी बचता है सब विधेय के अंतर्गत माने जाते हैं। तो अब देखो उद्देश्य, क्या उद्देश्य के भी दो पार्ट्स थे? हाँ थे। एक तो होता है कर्ता का विस्तारक और एक होता है कर्ता। तो इधर समझो कर्ता कौन सा है जिसके बारे में बातें की जाएं। बातें किसके बारे में की जा रही हैं? रोग के बारे में। इससे पहले ये क्या है, रोग की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है कि हर्ष और उल्लास के सामने रोग भाग जाते हैं। तो ये क्या है, कर्ता का विस्तारक। क्या है ये? कर्ता का विस्तारक। तो उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता का विस्तारक और कर्ता दोनों सम्मिलित होते हैं, इस चीज को याद रखना है। जैसे अपन एक और एग्जाम्पल से समझते हैं और उद्देश्य और विधेय की प्रक्रिया को समाप्त करते हैं। देखो उसके बाद में क्या है, एक एग्जाम्पल से समझना। वीर बालक सदैव साहसी होते हैं। वीर बालक सदैव साहसी होते हैं। तो देखो इधर ध्यान दो, अब बातें किसके लिए हो रही हैं? बालक के लिए। किसके लिए बातें हो रही हैं? बालक के लिए। तो बालक क्या है? कर्ता। कर्ता से पहले जो कुछ भी आया है वो क्या हो जाएगा? कर्ता का विस्तारक। कर्ता एक ही होता है, याद रखना, कर्ता का विस्तारक। अच्छा जी, उसके बाद में सदैव साहसी होते हैं। होना क्या है? क्रिया। होना क्या है? क्रिया। साहसी होते हैं, साहसी क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। तो ये सब जो बालक के बाद जो कुछ भी बच जाता है सब क्या कहलाएंगे? विधेय। सब क्या कहलाएंगे? विधेय कहलाएंगे। तो अब एक चीज ध्यान रखना, उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है? उद्देश्य कौन सा है? वीर बालक। बालक तो कर्ता है, वीर कर्ता का विस्तारक है। कर्ता के अंतर्गत मुख्यतः वीर बालक को नहीं लेंगे, अकेले किसको लेंगे? बालक को। तो वीर बालक तो क्या है यहाँ? कर्ता का विस्तारक। कर्ता का विस्तारक। और ये क्या है? कर्ता। ये क्या है? कर्ता। अब इस चीज को आपको याद रखना है। ये दोनों सम्मिलित किस में होते हैं? दोनों सम्मिलित होते हैं किस में? उद्देश्य में। इस चीज को आपको याद रखना है कि उद्देश्य और विधेय। आपसे सीधा सा सरल सा ही एग्जाम्पल पूछा जाएगा सबसे पहले कि वाक्य में मुख्यतः अंग कितने होते हैं। तो एक चीज याद रखना, वाक्य में कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बातें की जाएं सब क्या होता है? उद्देश्य। और जो बातें जिसके बारे में की जाती हैं वो सब क्या होता है? विधेय होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ये तो होते हैं उद्देश्य और विधेय। अब आगे क्या? वाक्य के प्रकार। अब वाक्य के प्रकार मुख्यतः 3 तरीके से होते हैं। वाक्य प्रकार। वाक्य कुल कितने प्रकार होते हैं? पीछे के जितने भी एग्जाम्पल आपको कराए हैं इनका अभ्यास करना और अनेक एग्जाम्पल आपको पीडीएफ के माध्यम से भी उपलब्ध हो जाएंगे और उनका सॉल्यूशन उनके साथ रहेगा। तो देखो वाक्य के प्रकार। वाक्य प्रकार कितने तरीके से होते हैं? 3 तरीके से होते हैं। इस चीज को याद रखना। कितने तरीके से? 3 तरीके से। एक तो होता है फर्स्ट, क्रिया के आधार पर वाक्य। किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। नंबर फर्स्ट तो एक तो ये। नंबर दो होता है रचना के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 3 होता है अर्थ के आधार पर। नंबर 3 होता है अर्थ के आधार पर। नंबर 3 होता है अर्थ के आधार पर। अच्छा जी, तो क्रिया के आधार पर जो क्रिया होती है उसके आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने रूप हैं? क्रिया के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 रूप हैं। कितने? 3 वाक्य के। रचना के आधार पर वाक्य कुल कितने प्रकार होते हैं? ये भी कुल कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने? 3। उसके बाद नंबर 3
अर्थ के आधार पर, जिनका अर्थ निकलता हो, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। इन सभी का अध्ययन अपन विस्तृत रूप से एक एक करके करेंगे कि क्रिया के आधार पर वाक्य कौन कौन से होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कौन कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कौन कौन से होते हैं। इन सभी का अध्ययन एक एक करके करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन समझते हैं किसके बारे में? रचना के बारे में। रचना के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले कि रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने प्रकार और कौन कौन से होते हैं। इनके बारे में अध्ययन अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।